नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे घर पे। सरकारी शिक्षक बनने के लिए, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आप प्रयासरत होंगे। और सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज़ जो है उसका आज 5वां संस्करण होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप जब अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये संस्करण होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा मित्रों, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अब शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम वाला बच्चा है तो उसे आप ऐसा नहीं कि घर भेज दें, आप उसे क्या करेंगे? परामर्श देंगे, काउंसलिंग देंगे। इसीलिए भारत सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिल करके स्कूल में काउंसलर की नियुक्ति कर रही है, जिससे बच्चे को अगर कोई समस्या आती है तो वो काउंसलर से मिल सके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, बच्चे का मानसिक विकास भी हो, बच्चे का खेल संबंधी विकास हो, बच्चे के स्किल डेवलपमेंट भी हो। अर्थात अब जो करिकुलम है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया, अब वो ये चाहता है कि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, होल सोल विकास हो, उसका ऐसा ना हो कि कोई एरिया पीछे रह जाए। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास पे हम ध्यान देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं किया है। सबसे बड़ा लाभ प्रैक्टिस करने का यही होता है कि आप जानते हुए कई बार क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तुरंत जाके लाइक कर लीजिए आप पहले, और ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है मिलते रह जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो इसमें बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। आइए हर एक को जानते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। कोहलर साहब ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। कोहलर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कोहलर के सिद्धांत को सूझ सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूझ सिद्धांत। इसे कई बार आप एग्जाम में देखेंगे कि आहा अनुभव का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। कई बार कोहलर के नाम से आहा अनुभव लिख के आ जाता है। ये मानते थे कि बच्चे का जो सीखना होता है वो अचानक होता है। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? दो उनके मेन प्रयोग है, जान लेते हैं इसको भी। जो उनका एक महत्वपूर्ण प्रयोग था वो था बॉक्स पे। क्या किया उन्होंने कि एक कमरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को छोड़ दिया और छत के ऊपर, उस कमरे की जो छत थी वहाँ पे केला लटका दिया। अब देखा कि किसी तरह से वो उधर दौड़ भाग करता है, उस कमरे में उछलता कूदता है और केले को नहीं प्राप्त करता है। फिर थक हार के चिंपैंजी क्या होता है? बैठ जाता है। फिर अचानक से उसके मन में आइडिया आता है, सूझ उत्पन्न होती है, आहा एक्सपीरियंस आता है, आहा अनुभव होता है, और वो बॉक्स को क्या करता है? उस कमरे में एक के ऊपर एक रख लेता है और जो ये कमरा है उसकी छत में जो केला लटक रहा होता है उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कोहलर का क्या था? पहला तो था बॉक्स समस्या पर प्रयोग और दूसरा था छड़ी समस्या पर प्रयोग। छड़ी समस्या में क्या होता है कि कोहलर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर यहाँ पे जो है केला लटक रहा होता है। अब चिंपैंजी अंदर बैठा होता है, वो सोचता है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। अंदर कमरे में 2-3 छड़ी पड़ी होती हैं। फिर वही कंडीशन होती है कि ये
जो चिंपैंजी होता है सुल्तान, वो बार बार प्रयास करता है, जो वनमानुष है वो प्रयास करता है कि इसको जो है किसी तरह से केले को प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ से हाथ बाहर निकालता है, यहाँ आके वो अपने हाथ को बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अब उसके मन में आइडिया आता है कि इन तीनों छड़ी को एक साथ जोड़ लिया जाए। कैसे? क्या करता है कि इन तीनों छड़ी को वो आपस में जोड़ लेता है और एक लंबी छड़ी का निर्माण करता है, और उससे क्या करता है, उससे जो है प्राप्त कर लेता है केले को। आगे बात कर लें स्किनर साहब की। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया। इन्होंने इनके सिद्धांत को टाइप आर सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि पहले हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अगर उस अनुक्रिया का हमें सकारात्मक परिणाम मिलता है, अगर पुरस्कार मिलता है यानी कि सकारात्मक परिणाम मिलता है, तो उस क्रिया को हम क्या करते हैं, दोहराते हैं। स्किनर साहब का कहने का मतलब है कि जिस क्रिया के लिए हमें पुनर्बलन मिलता है, क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, उस क्रिया को हम क्या करेंगे, दोहराते हैं। और जिस क्रिया के लिए हमें दंड मिलेगा, उस क्रिया को हम क्या करेंगे, नहीं दोहराएंगे। तो ये किसका कहना था, स्किनर साहब का। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब बीएस ब्लूम साहब को भी जान लेते हैं। ब्लूम साहब ने क्या दिया था, टेक्स्टोनॉमी दिया था। ये थे हमारे ब्लूम साहब। इन्होंने विचार के 6 स्तर दिए थे। ध्यान रखिएगा कि ब्लूम टेक्स्टोनॉमी जो होती है वो स्तर की बात करती है। आगे बढ़ के देखते हैं। ये देखिए, ब्लूम ने 3 तरह के डोमेन बतलाए हैं। कौन कौन सा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। और आशा करते हैं ये बार बार कि आप जो है नोट्स लेके अपने पेन और कॉपी को लेकर के बैठे होंगे और नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए और वहाँ शुरू से जो है नोट्स बनाते हुए फिर यहाँ तक आइए। संज्ञानात्मक ज्ञान, ये पहला डोमेन है इनका। दूसरा क्या है, भावनात्मक या जिसे अफेक्टिव कहा जाता है। तीसरा है मनोदैहिक। अब एक एक की बात कर लेते हैं। बच्चा क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास में ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। संज्ञानात्मक को कई बार मैंने परिभाषित किया और कई बार एग्जाम में पूछता है कि संज्ञानात्मक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। संज्ञानात्मक में आप ये याद रखिए कि अगर ये व्यक्ति का मस्तिष्क है तो यहाँ पे जितनी चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएंगी व्यक्ति के मस्तिष्क में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला चिंतन और तर्क, स्मृति, बुद्धि आदि चीज़ें किस में रखी जाएंगी, संज्ञानात्मक, जो हमें किसी विशेष चीज़ के बारे में सोचने में हेल्प करती है, वो क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है। इसके बाद ब्लूम साहब कहते हैं कि भावनात्मक विचार की वो बात करते हैं, ये इनका सेकंड हो जाएगा। और तीसरा जो है वो मनोदैहिक है, यानी कि मन और शारीरिक। इसका मतलब अब जो उसने चीज़ें यहाँ जो ज्ञान का निर्माण किया है, फिर उससे जो उसकी भावना का निर्माण हुआ है, उसकी एटीट्यूड डेवलपमेंट हुआ है। और तीसरा आप क्या करता है, जो सीखी हुई चीज़ को उसको क्रियान्वयन के रूप में करता है। मान लीजिए कि उसने ज्ञान प्राप्त किया किस चीज़ का, कि कैसे हमें किसी विशेष तरह के मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले उसने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस तरह का एटीट्यूड डेवलप किया, और उसके बाद अब वो पेन और कॉपी की मदद से उसे सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा ब्लूम की एक टेक्स्टोनॉमी भी है। ये देखिए आप, पहला है इसमें क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना। इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी है इसमें पहला क्या है, निर्माण करना। दूसरा क्या है, इवेल्युएटिंग। इवेल्युएशन का मतलब है मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। तीसरा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब है विश्लेषण। क्या हो जाएगा, विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। फिर अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब है आप उसे क्या कर रहे हैं,
प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोग करना, यूज़ करना, उपयोग में लाना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, विचारों को समझना। अब रिमेम्बरिंग का मतलब याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लूम की थ्योरी क्लियर हो गई हो। अगर नहीं समझ में आई है या आप चाहते हैं कि ब्लूम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है किस चीज़ से? इसका आंसर आइए देखते हैं। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसी की डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि शिक्षा में अवरोधन का क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा है वो 1 साल से एक ही क्लास में है तो उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षा का अवरोधन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। जब बच्चा कोई व्यवहार करता है, मान लीजिए बच्चे ने अपना होमवर्क सही समय पे पूरा कर लिया, अब आपने क्या किया कि उसको 2 चॉकलेट दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा? आप खुद बताएं कि अगर माता पिता बच्चे को उसके होमवर्क को पूरा करने पर उसे चॉकलेट देते हैं तो बच्चा क्या करेगा? अब उस तरह का व्यवहार दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा? दोहराएगा। तो उस तरह के अब उसने दोहराया, अब वो जब आगे स्कूल से आएगा तो दोबारा अपने होमवर्क को पूरा करने की कोशिश करेगा कि जल्दी से पूरा कर लें ताकि हमें जो है 2 चॉकलेट मिल सके। तो इस तरह के सीखना को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसे और क्या कहा जाता है? इसे आरएस सिद्धांत भी कहा जाता है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस एग्जैक्टली। किसे दिया था इसने? इसे दिया था स्किनर साहब ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किसने दिया था? BF स्किनर ने। किस पे प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है और उसमें ऑप्शन दिया रहता है चूहा और कबूतर दोनों, तो आप चूहे पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन पे दोनों पूछता है या दोनों दिया रहता है तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट बॉक्स था, जो उनका प्रयोग का बॉक्स था, उसे क्या कहा जाता है? उनके शिष्यों ने, स्किनर के शिष्यों ने उनके नाम पे ही इसे जो है स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। इसे टाइप आर अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें और आ जाती हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन और धनात्मक पुनर्बलन। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। इसके अलावा देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। पावलोव ने किस पे अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था, यानी कि डॉग पे किया था। इन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी तटस्थ उद्दीपक को किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं तो किसी तटस्थ अनुक्रिया के लिए हमें अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होने लग जाती है। यानी कि इन्होंने भोजन को और घंटी को एक साथ जोड़ दिया। पहले इन्होंने भोजन दिया कुत्ते को, उसके बाद उसके सामने घंटी बजाई। अब क्या हुआ कि केवल जब पावलोव घंटी बजाते थे तो जो अनुक्रिया भोजन के लिए होती थी, अब वही अनुक्रिया किसके लिए हो रही थी? घंटी के लिए हो रही थी। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दिया पावलोव ने दिया। इसे प्राचीन अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे टाइप एस का भी सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने दिया, कुत्ते पर प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। सूज सिद्धांत किसने दिया? कई बार मैंने इसको बताया है, कोहलर। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आहा एक्सपीरियंस भी कहा जाता है।
आहा एक्सपीरियंस या आहा अनुभव। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःप्रज्ञ अवस्था। ब्रूनर पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए, एडुटॉक फॉर यू के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप ब्रूनर के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए एक बार ब्रूनर के सिद्धांत को समझ लेते हैं। ब्रूनर साहब ने क्या किया कि इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसके 3 संस्करण बताए। पहला क्या बताया? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है कि क्रिया आधारित। ये किस पे आधारित होगा? क्रिया आधारित। आइकॉनिक। आइकॉनिक किस पे आधारित होगा? प्रतिमा पे आधारित। किस पे आधारित? प्रतिमा यानी कि चित्र पर आधारित। और तीसरा किस पे आधारित होगा? शब्द पे आधारित। शब्द किससे बनेगा? भाषा पे आधारित। ठीक है, इनएक्टिव में क्या होता है कि ये बच्चा क्या करता है, यहाँ पे लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, वो यहाँ पे अपनी क्रिया के आधार पे सीखता है कि किस तरह से हम बैडमिंटन के शटल को घुमाते हैं, किस तरह से हम साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं, किस तरह से हम बाइक के हैंडल को पकड़ते हैं। अर्थात मूवमेंट के आधार पे बच्चा अपने बिस्तर पे लेटा होता है तो अपने हाथों से चद्दर को खींचता है, जो उसके दूध पीने वाली बॉटल होता है उसको होल्ड करता है। मतलब कि जो कुछ भी उसका सीखना होगा इन एक्टिव एक्शन बेस्ड में वो क्रिया पे आधारित होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है उनका रिप्रेजेंटेशन का स्टेज, वो प्रतिमा पे आधारित है, जिसे हम कहते हैं आइकॉनिक या इमेज रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है शब्द या भाषा पे आधारित। अब बच्चा यहाँ पे भाषा का प्रयोग कर सकता है। जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? तो ब्रूनर के सिद्धांत को हम खोज सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रूनर का जो सिद्धांत था वो डिस्कवरी लर्निंग था। क्या था? डिस्कवरी लर्निंग। आप याद रखिएगा, जब भी खोजने की बात आए तो वो कौन होंगे? वो हैं ब्रूनर साहब। तो इसे ब्रूनर के सिद्धांत को खोज सिद्धांत कहा जाता है, ब्रूनर के सिद्धांत को संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, और ब्रूनर के सिद्धांत को अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आए, ब्रूनर के सिद्धांत को खोज सिद्धांत भी कहा जाता है, अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है, संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है स्पाइरल करिकुलम का, ये इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि एक कॉपी आती है जिसमें कुछ इस तरह का स्पाइरल लगा होता है, और ये आपका जो है एक कॉपी होता है, नोटबुक होता है। तो अब देखिए इस स्पाइरल की क्या भूमिका है। अगर हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा जो अभी वर्तमान ज्ञान है, जो कुछ अभी हम जानते हैं, वो किस ज्ञान का परिणाम है? जो हमने पूर्व में सीखा हुआ है। ये कहना चाहते थे ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम के कॉन्सेप्ट से, कि जो हमारा पूरा का पूरा ज्ञान है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आप अगर एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि अभी आप 3, 4, 8 को 4, 8 से क्या करना है, सॉरी एक बार ऐसे देखिए, 3, 4, 8, अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि 4, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इसे करने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या आप सबसे पहली बार इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे? नहीं। जब आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो कुछ इस तरह से सीखा था, एक डिजिट का, एक अंक का। लेकिन अब आपसे अगर कहा जाता है कि आप 322 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं। तो ये जो आपका परिणाम है वो पूर्व ज्ञान का परिणाम है। इसी को उन्होंने स्पाइरल करिकुलम से समझाया है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं।
ये जो अभी मैंने समझाया है वही दिया हुआ, तो इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये आप बताइए हमें कमेंट करके कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में किन 5 पदों का वर्णन किया है। अब इसको समझ लेते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके कई बार हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टेट के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और सी टेट के जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, वो यूजीसी नेट वो हायर एग्ज़ाम भी हो, वहाँ पे भी ये पूछे जाते हैं। तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पहला है स्मृति स्तर। जब हम बच्चे को क्या करवा रहे होते हैं? केवल याद करवा रहे होते हैं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझने वमझने से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को रट लेना है, दिमाग में सेव कर लेना है। तो उस तरीके का जो शिक्षण स्तर होता है, जो शिक्षण का स्तर होता है, उसे कहते हैं स्मृति स्तर। किसने दिया था इसे? हर्बर्ट ने दिया था। शिक्षण का स्मृति स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। इसके बाद दूसरा आता है समझ स्तर। जब हम बच्चे को किसी संप्रत्यय को, किसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि न्यूटन का लॉ क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। किस लिए? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। उसे फिर हम क्या करेंगे? एक चौक लेंगे क्लासरूम में, चौक को ऊपर फेंकेंगे और फिर चौक नीचे आके गिरेगा। फिर हम उसे समझाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के होने के कारण हर ऊपर फेंकी गई चीज़ जमीन पे आके गिरती है। ऐसा किसने कहा? मॉरिसन ने कहा। समझ स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। अब आता है तीसरा, चिंतन व मनन स्तर। इसे दिया हंट महोदय ने। किसने दिया? हंट महोदय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए आप। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि शिक्षण का चिंतन व मनन स्तर किसने दिया? तो हंट ने दिया। इस स्तर में बच्चा क्या करता है? अब वो सीखी गई चीज़ों का रिप्लाई कर सकता है, उसे अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकता है, उस पर अब वो अपने तर्क और विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो शिक्षण का ये तीसरा स्तर क्या कहलाएगा? कि हम बच्चे को इस तरह से शिक्षा प्रदान करें कि बच्चा खुद उसमें नई नई चीज़ों को निकाल सके, नई नई चीज़ों को खोज सके। तो ये तीसरा स्तर है चिंतन और मनन स्तर। इसे दिया था हंट महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या बोध। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? तो इसमें नतोदर आपका अधिगम वक्र नहीं है। आइए अधिगम वक्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अधिगम क्या होता है। तो व्यवहार में हुआ अस्थाई परिवर्तन, ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा। कभी भी जब आप व्यवहार की बात, अधिगम की बात करें, तो व्यवहार में हुआ अस्थाई परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगर वो परिवर्तन अस्थाई नहीं है तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। वक्र क्या कहलाता है? वक्र एक तरह की कोई रेखा होती है, एक तरह का कोई लाइन होता है जो कि हम अपने पेपर पे बनाते हैं। अधिगम वक्र क्या हो जाएगा? अब अधिगम वक्र आपके सीखने की गति को बताता है। आप कई बार जब किसी नए टॉपिक को सीखते हैं तो वो अगर आपका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? आप उस चीज़ को सीखते चले जाएंगे, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो बोरियत वाली होती है या जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे होते जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सब
लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो आप इसे जाके लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये संस्करण आपको कैसा लगा। वक्र के प्रकार सामान्य पहला जो प्रकार है वक्र का, अधिगम वक्र का जो पहला प्रकार है वो है सामान्य निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण। ये कुछ इस तरह से बनेगा कि सीखने की मात्रा इसमें क्या होगी, समान होगी। ठीक है। अगला बढ़ना या धनात्मक, इसमें क्या होगा, प्रारंभ में सीखने की गति जो है वो तो तेज होगी लेकिन बाद में इसकी गति धीमी हो जाएगी। तो इस तरह के वक्र को हम क्या कहेंगे, बढ़ना या धनात्मक अधिगम वक्र। ठीक है। तीसरा है कमी या ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक अधिगम वक्र। इसमें क्या होगा, प्रारंभ में सीखने की गति तेज होगी और बाद में धीमी हो जाएगी। एस शेप्ड, ये कुछ इस तरह से बनेगा। जो एस शेप्ड है, ये देखिए एस शेप्ड में क्या बताया गया है कि सीखने की गति पहले धीमे होगी, ये देखिए, फिर तेज होगी और फिर जो है धीमी हो जाएगी। अब ये देखिए किस तरह का शेप बना हुआ है, कुछ इस तरह का शेप बना हुआ है, इसलिए इसे हम एस अधिगम वक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहले सीखने की गति धीमी थी, फिर ये तेज हुई और फिर एट लास्ट धीमी हो गई, इसलिए इसे हम एस शेप्ड अधिगम वक्र कहते हैं। अब पठार एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है अधिगम वक्र में। सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे बच्चा नहीं सीख पा रहा होता है, तो जब वो नहीं सीखता है तो क्या होगा, ग्राफ एकदम शिथिल हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, प्लेटू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा था, गिलफर्ड साहब ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा था, इनको भी जान लेते हैं। तो SOR संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, वुडवर्थ साहब ने किया था। और SR संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, तो SR संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है। तो SR संप्रत्यय का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, SOR संप्रत्यय का प्रतिपादन किया वुडवर्थ साहब ने, CR का किसने प्रतिपादन किया, पावलोव साहब ने, RS रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, इसका प्रतिपादन किसने किया, स्किनर साहब ने। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मैच करना है। ये देखिए, ब्रूनर, आशुबेल का शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर का शिक्षण प्रतिमान, गार्डन का शिक्षण प्रतिमान और बुनियादी शिक्षण जो लिस्ट बी है, साइनेटिक्स, अग्रिम संगठक, संप्रत्यय उपलब्धि। इसको पॉज करके नोट करिए और ये जो है इसका मैच लिस्ट है, आप इसे मिलाइए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आशुबेल के बारे में जान लेते हैं। डेविड आशुबेल साहब, इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, आशुबेल साहब की लर्निंग को क्या कहा जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अर्थपूर्ण सीखना। कहाँ के रहने वाले थे ये, ज़्यादातर अमेरिका के। ज़्यादातर आप मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे वो अमेरिका के ही रहने वाले हैं। तो आशुबेल साहब कहाँ रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये शिक्षक मनोवैज्ञानिक थे। आशुबेल साहब क्या कहते थे, आशुबेल साहब का जो ज़्यादातर कार्य था वो ब्रूनर साहब से मिलता जुलता था।
ठीक है, ब्रूनर कौन? जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग दिया, अन्वेषण सिद्धांत दिया, संरचना सिद्धांत दिया, स्पाइरल करिकुलम दिया। आशुबेल साहब कहते थे कि हम ज्ञान को जो पहले से जानते हैं वो हमारे नए ज्ञान का निर्माण में मदद करता है। ऐसा किसने कहा? डेविड आशुबेल साहब ने, कि जो हमारा पुराना ज्ञान है वो हमें नए ज्ञान में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, किसने कहा? आशुबेल साहब ने। इनकी लर्निंग को क्या कहा जाता है? अर्थपूर्ण सीखना कहा जाता है, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, आपको ये बताना है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा। तो वो है समस्या की पहचान। ये बेसिकली रिसर्च का क्वेश्चन है और शिक्षक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। किस मायने में? कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा आता है, आपको दिखता है कि उसमें कोई समस्या है, आप उसके समाधान करना चाहते हैं, आप उसको परामर्श देना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि आप तो सबसे पहले समस्या का पता लगाओ कि भाई प्रॉब्लम है क्या बच्चे में। तो समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या का पता लगाना। ओके, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब? जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक का विकास होगा। इन तीनों डोमेन का नाम, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक, किसने बताया था? B.S. ब्लूम साहब ने बताया था। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही B.S. ब्लूम को मैंने समझाया। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से जाके उसको चेक करिए और जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगला है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो रिप्रेजेंटेशन। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।